नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स की दुनिया में सफ़र करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार के पीछे आखिर विज्ञान क्या है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने आसपास की दुनिया के एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे ऑब्जर्वेशन से करते हैं। सोचिए जरा, कुछ केमिकल रिएक्शंस तो इतनी तेज होती हैं जैसे पटाखे, बस एक धमाका और सब खत्म, पलक झपकती ही। और वहीं दूसरी तरफ कुछ इतनी धीमी होती हैं जैसे लोहे में जंग लगना, जिसमें कई साल यहाँ तक कि पूरी जिंदगी लग सकती है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो ये तय करती है कि कोई रिएक्शन एकदम से हो जाएगी या बहुत ही धीरे धीरे होगी। इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की एक खास ब्रांच में मिलता है जो सिर्फ इसी सवाल के लिए बनी है। और ये सब शुरू होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मापना सीखने से। तो जो सबसे बुनियादी माप है उसे कहते हैं रिएक्शन रेट। असल में ये किसी भी केमिकल बदलाव का एक स्पीडोमीटर है। मतलब ये हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स यानी वो चीज़ें जिनसे रिएक्शन शुरू होती हैं वो कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं। हम चाहें तो एवरेज रेट देख सकते हैं। ये हमें एक लंबे समय के दौरान रिएक्शन की स्पीड का एक मोटा-मोटा अंदाज़ा दे देता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा सटीकता चाहिए तो केमिस्ट इंस्टेंटेनियस रेट को मापते हैं। ये क्या है? ये रिएक्शन के दौरान किसी भी खास पल पर उसकी एकदम सटीक रफ्तार होती है। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि केमिस्ट्स इन रेट्स को सिर्फ मापते नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली गणितीय टूल का इस्तेमाल करके इनकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और वो टूल है रेट लॉ। ये एक ऐसा समीकरण है जो रिएक्शन की रफ्तार को सीधे सीधे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से जोड़ता है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या है? देखिए, इसमें है ए और बी जो हमारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है। फिर आता है के, जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये हर रिएक्शन का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा होता है, एक खास टेम्परेचर पर। और सबसे ज़रूरी है एम और एन। ये जो छोटे छोटे नंबर है ना, इन्हीं में सारा राज छिपा है। और यहीं पर हम एक ऐसी सबसे बड़ी गलतफहमी की तरफ आते हैं जिसका सामना ज़्यादातर स्टूडेंट्स काइनेटिक्स सीखते वक्त करते हैं। ये सोचना बहुत आसान लगता है कि क्यों न बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर ही रिएक्शन की स्पीड और रेट लॉ के एक्सपोनेंट्स का पता लगा लिया जाए। पर क्या ये सही है? चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। अब यहाँ जो एक्सपोनेंट्स हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि रेट लॉ और ख़ासकर वो m और n की वैल्यू हम सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। इन्हें पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना। अच्छा, अब जब नियम साफ हो गए हैं तो चलिए इसके सबसे मज़ेदार हिस्से पे चलते हैं, यानी वो कंट्रोल नॉब्स जिनके ज़रिए हम रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो कौन से कंट्रोल नॉब्स हैं? देखिए, असल में 6 मुख्य चीज़ें हैं जिनसे हम रिएक्शन रेट को बदल सकते हैं। हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बदल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं, प्रेशर बदल सकते हैं, सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बदल सकते हैं। रिएक्टेंट्स की अपनी प्रकृति भी एक बड़ा रोल निभाती है और हाँ, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आखिर केमिकल काइनेटिक्स को समझना असल दुनिया में और पढ़ाई में इतना ज़रूरी क्यों है? इसका क्या फ़ायदा है? इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाया जाता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा, और तो और रिएक्शन के एक एक स्टेप को समझने में मदद मिलती है ताकि नए और बेहतर तरीके विकसित किए जा सकें। और स्टूडेंट्स के लिए तो काइनेटिक्स की अच्छी समझ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नीट, जेईई और सीबीएसई बोर्ड जैसे बड़े एग्जाम्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। अगर रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने की ये ताकत हमारे पास हो, तो असल दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हम तेज़ या धीमा करके हल करना चाहेंगे? सोचिएगा ज़रूर।